अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तिल की फसल पे। तिल की कौन सी वैरायटीज़ जो है वो आपको बेहतर पैदावार दे सकती हैं और फिर उनको कब काश्त करके आप बेहतर से बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं अपनी गंदम की दोबारा से इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ था और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है गंदम के बाद का जो प्लान है वो डिस्कस किया जाए। गंदम के बाद आमतौर पर जो ठेका हो चुका है, हमें 2 फसलों की तरफ आना पड़ेगा, यानी कि साल में कम से कम 3 फसलें ली जाए तो ही गुजारा हो सकता है और तिल एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। मैंने अपनी इस गंदम के बाद जो फ़ैसला किया है कि मैं यहाँ पे 2 प्लानिंग कर रहा हूँ। हाफ़ जो है वो तिल काश्त करूँगा और हाफ़ जो है वो धान काश्त करूँगा। क्योंकि मेरे पास सोलर लगा हुआ है तो धान भी जो है वो हाफ़ ज़मीन पे इकोनॉमिकल रहेगी और दूसरा तिल जो है वो साथ में कम खर्च में ज़्यादा पैदावार की तरफ ले जाएगा। जो आज हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि आप तिल जो है वो कौन सी वैरायटीज़ काश्त कर सकते हैं। जो अवेलेबल वैरायटीज़ हैं, जो महकमे की रिकमेंडेशंस हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और आखिर में आपको अपने जो मैं वैरायटी सेलेक्ट करने जा रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी वैरायटी काश्त करने जा रहा हूं और उसको क्यों काश्त करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसे काश्तकार जो कि कैनोला जिन्होंने लगाया हुआ था, सरसों वगैरह लगाई हुई थी, उनके लिए जो मौजूद तरीन तिल के लिए काश्त का वक़्त है वो काश्त कर सकते हैं 15 अप्रैल से 15 मई तक। और बेहतरीन जो उनके लिए रिकमेंडेड वैरायटी है वो TS3 अगर वो काश्त कर लेते हैं तो वो अच्छी पैदावार दे जाती है और ये तकरीबन 100 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। जबकि ऐसे काश्तकार जो गंदम को प्रेफर कर रहे हैं और गंदम को लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए जो बेहतरीन रिकमेंडेड वैरायटीज़ है वो TS3 लगा सकते हैं, TS5 लगा सकते हैं, TH6 लगा सकते हैं, ब्लैक किंग लगा सकते हैं। और इनके लिए जो बेहतरीन वक्त काश्त है उसकी अगर हम बात करें तो 1 मई से 15 जून तक है। ये उनके लिए बेहतरीन वक़्त है और यहाँ पे अगर वो काश्त करते हैं तो अच्छी पैदावार की तवक्का की जा सकती है। जबकि बरानी इलाका जात में अप्रैल से मई में अगर काश्त कर लें तो बारिशों को देखते हुए वो काश्त होगी तो बेहतरीन है। एक बात जो यहाँ पे ऐड करता चाहूँ कि जब हम काश्त करते हैं तो उसके बाद तकरीबन 15 से 20 दिन तक जो है वो बारिश नहीं होनी चाहिए। ये हमने मौसम को देख लेना है, क्योंकि अगर बारिश हो जाए तो फिर जर्मिनेशन के जो है वो मसाइल आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम तिल की इकसाम की बात करें तो जो वस्ती पंजाब है वहाँ पे अगर आप नायाब तिल, नायाब परल, नायाब मिलेनियम जो है वो 15 जून से 31 जुलाई के दरमियान लगा लेते हैं तो ये भी बेहतर पैदावार दे जाते हैं। जबकि जनूबी पंजाब में या ऐसे खुश्क इलाका जात जैसे कि लिया, बखर, मियाँ वाली, खानेवाल वगैरह जो हैं, वहाँ पे मई का महीना जो है वो बेहतर समझा जाता है काश्त के लिए, तिल की काश्त के लिए। और एक बात जो हम ने मद्देनज़र रखती है कि तिल की काश्त उस वक्त करनी चाहिए जब रात का दर्जा हरारत कम अज़ कम जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो इसकी जर्मिनेशन बेहतरीन होती है। इससे कम दर्जा हरारत पर जर्मिनेशन के मसाइल आते हैं। अब हम आते हैं कि तिल की मुख्तलिफ़ इक़साम जो हैं वो कितने दिनों में पक जाती हैं। तो दोस्तों, जो अब मार्केट में अवेलेबल इक़साम है इसमें TH6 आ जाती है, जो कि मल्टी स्टिक नहीं है, सिंगल स्टिक है, एक शाखा होती है, यक शाखा होती है। ये तकरीबन 110 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। जबकि जो TS5 है वो 100 झाड़ीदार होती है और 120 दिन में तकरीबन ले जाती है। TS6 जो है वो तकरीबन 100 दिन लेती है, ये भी झाड़ीदार है। और इसी तरह हम ब्लैक किंग की बात करें तो ब्लैक किंग 115 दिन में पक कर तैयार हो जाता है। और जब हम दूसरे नायाब की वैरायटीज़ की बात करते हैं, जिसमें नायाब मिलेनियम आ जाता है, नायाब परल आ जाता है, नायाब तिल 2016 आ जाता है, तो ये 100 से 110 दिन में पकने वाली वैरायटीज़ हैं। अब जो तिल मैं काश्त करने जा रहा हूँ वो मैं अपनी पहली वैरायटीज़ में भी, पहली वीडियोज़ में भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि वो वाली वैरायटी यहाँ से लोकली किसान काश्त करते थे और मैंने उनसे ली और उसको सेलेक्ट किया, उसको मैंने अच्छा पाया। यहाँ पे उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो सबसे मुझे मेन करैक्टर अच्छे लगे उनमें ये था कि वो 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है, जिससे काफ़ी वक़्त का बचत हो जाती है। दूसरा, उस पर बीमारियों का हमला कम होता था। तीसरा, वो शाखदार थी, कद दरमियाना था, गिरती भी नहीं है। और चौथी, ये जो नीचे गलाव का हमला मेरे खेत में कभी नहीं आया और उसके लिए मैं एक चीज़ इस्तेमाल करता हूँ जिसको ट्राइकोशीड कहते हैं, तो वो भी नहीं आता। और दूसरा, बटूर का हमला ना होने के बराबर था उसमें। स्प्रे जो कीड़ों के किए जाते हैं वो भी बहुत कम करने पड़ते हैं।
तो ये उसके एडवांटेजेस थे। अब उसकी मुशाबियत जो मुझे लगती है वो TS3 के साथ उसकी मुशाबियत है, लेकिन कंफर्मेशन इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं ख़ुद कंफर्म नहीं हूँ। तो वो वैरायटी मैं पिछले 3 साल से काश्त कर रहा हूँ। वो मुझे जो पिछले 3 से 4 साल हैं उनमें जो उसकी पैदावार मैंने नोट की है वो 14.5 मन से लेकर 18 से 19 मन के दरमियान उसकी पैदावार रही है, और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़मीन के लिहाज से ये एक बेहतरीन पैदावार है। अब ये तिल जो है जो मेरे वाले हैं, बहुत सारे किसानों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बीज दिया जाए, हमें बीज दिया जाए, तो बहुत सारे किसानों को मैंने बीज दिया भी है। अभी मेरे पास कुछ पड़ा है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं नंबर स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप जो है उस नंबर पे रब्ता करके तिल का बीज भी मंगवा सकते हैं। और जितने किसानों को बीज दिया गया है साथ में जो ट्राइकोशील्ड के कैप्सूल्स हैं वो फ्री में दिए गए हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। सिर्फ सीड ट्रीटमेंट के लिए जो ट्राइकोशील्ड के कैप्सूल्स हैं वो डिस्पैच किए गए हैं ताकि वो भी अपने जो तिल है उसका सीड ट्रीटमेंट ट्राइकोशील्ड से कर सकें और एक अच्छी बुनियाद रख सकें, और जो नीचे मूले की या गलाव की बीमारी आती, जड़ और तने के गलाव की, उससे किसी हद तक बचा जा सके। बाकी अगर आपके खेत में मुसलसल तिल काश्त हो रहे हैं या फिर आप लंबे अरसे से तिल काश्त कर रहे हैं और वहाँ पे ये बीमारी आती है, तो आप रौनी में ट्राइकोशील्ड के 60 कैप्सूल से ज़रूर फ्लड करें ताकि इस बीमारी के जरसूमे को ज़मीन से ख़त्म किया जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की एक वीडियो तिल के मुतल्लिक़। अगर आपकी कोई राय हो, आपका कोई तजर्बा हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।